हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने सबसेट्स को पढ़ लिया था। सबसेट्स कैसे निकालते हैं वो सीख लिया था। सबसेट से हमने प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं वो सीख लिया था। पावर सेट क्या होते हैं वो सीख लिया था। वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी थी, सुपर सेट तक बता दिया था। अब बात आती है कि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। तो पहला पढ़ा होगा बच्चों एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 के, उसे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो उसकी तरफ मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन? मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट द सबसेट। ठीक है, देखो ये सिंबल बहुत अच्छे से जान लेना बच्चों, ये सबसेट को रिप्रेजेंट करता है और ये सबसेट नहीं है। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप मुझे बताएं सबसे पहले 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 बीच में किसका सिंबल आएगा? ठीक है, तो ये बताओ 2 एलिमेंट्स इधर भी है, 2 इसके अंदर भी एलिमेंट है, 3 इसके अंदर एलिमेंट है, 3 इसके अंदर एलिमेंट है, 4 इसके अंदर एलिमेंट है, 4 इसके अंदर एलिमेंट है। सिर्फ सिंबल लगाना है और कुछ आगे मुझे ना ये डिफाइन नहीं करना है इसका रीजन क्या है। तो रीजन वगैरह तो नहीं पूछा, तो डायरेक्ट आप डिफाइन कर दिए 2, 3, 4 इसके अंदर भी है, 2, 3, 4 इसके अंदर भी है। इसका मतलब ये सेट बना हुआ है, सेट बना हुआ है, इसका मतलब ये सब सेट है। अगर सेट बना हुआ है तो ये क्या चीज है? सब सेट है। और अगर ये सेट नहीं होता बच्चों, सिर्फ 2 होता या 3 होता या 4 होता, कुछ ऐसे इस तरीके से, तो ये एलिमेंट हो जाता। तब ये क्या होता? एलिमेंट होता। करली ब्रैकेट होने का मतलब बच्चों सेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर कहीं करली ब्रैकेट हो तो वो सेट है इस टाइम पे, वो सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है। हाँ, अगर सेम टू सेम अगर उस सेट के अंदर भी सेम बैठा हुआ है तब मैं उसको क्या कहूंगा? एलिमेंट कहूंगा। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सेकंड, ए कॉमा बी कॉमा सी, और फिर आगे आपको डिफाइन करना है भाई सबसेट है कि सबसेट नहीं है। तो आप है ना इस जगह रीजन दे सकते हैं बच्चों, ए इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी कॉमा सी कॉमा डी, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज नॉट सबसेट। ये सबसेट नहीं है। क्लियर है? ये सबसेट नहीं है। क्या ये बात समझ में आई सबके? रीजन है क्योंकि देखो एक्चुअली में ए इसके अंदर जो एलिमेंट था वो बी कॉमा सी कॉमा डी में से किसी को भी मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये सबसेट नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आगे ये सेट कंप्लीट हो गया। अच्छा देखो बच्चों, जरूरी नहीं कि आपको हमेशा रोस्टर फॉर्म मिले, आपको कभी कभी सेट बिल्डर फॉर्म भी मिलेगी। अब यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है तो सेट बिल्डर फॉर्म को समझो। तो सेट बिल्डर फॉर्म के अकॉर्डिंग देखूं तो एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। देखो एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर क्लासेस कौन कौन सी हो सकती हैं? 1 से लेकर के 12 तक हो सकती हैं। ठीक है, 11 तक हो सकती हैं, 10 तक हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बोला है कि देखो एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर क्लास 11th का कोई एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट्स का एक सेट बना हुआ है। ठीक है, आगे बोला गया है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल्स। ठीक है, तो एक स्कूल के अंदर सारे बॉयज सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ऑल स्टूडेंट्स आ जाएंगे इसके अंदर। तो यस और नो? उसी स्कूल के अंदर, और उसके अंदर सिर्फ क्लास 11th की बात करूं। किसकी बात करूं? क्लास 11th की। तो क्लास 11th उसका एक क्या है? छोटा पार्ट है। सिर्फ एक स्टूडेंट की बात नहीं करी, ये सेट बना रखा है। सेट बना रखा है तो इसका मतलब ये सबसेट है। ये क्या चीज है? सबसेट है। तो बीच में किसका साइन आ जाएगा? सबसेट का आ जाएगा। हाँ, अगर सिर्फ पर्टिकुलर कुछ 1-2 स्टूडेंट्स की बात करता, ठीक है, उनका सेट नहीं होता, सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट्स की बात करते हैं हम कि भाई ये वाला स्टूडेंट है, ये वाला स्टूडेंट, तब मैं क्या कहता? ये एलिमेंट है। तब मैं क्या कहता? ये एलिमेंट है। क्लियर है बच्चों? अगर मैंने सेट बना दिया तो वो सबसेट है। चलो पढ़ते हैं आगे। एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन द प्लेन, एक समतल के अंदर एक सर्कल है और एक्स इज सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। तो ये तो उस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी रेडियस कितनी है बताओ? 1 है, 1 यूनिट है, इकाई। ठीक है, अच्छा, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? खूब सारे सर्कल। ठीक है, अब उसमें 1 यूनिट वाले भी हो सकते हैं, उसमें 2 यूनिट वाले भी हो सकते हैं, उसमें 0.2 यूनिट वाले भी हो सकते हैं, समझ पा रहे हो? या 0.5 यूनिट वाले भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। इसका मतलब ये बड़ा सेट है और ये इसका कैसा सेट है? छोटा सेट है। तो टेक्निकली तो मुझे क्या कहना चाहिए? ये सुपर सेट हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है, ये सबसेट नहीं है। क्लियर है? यस और नो? तो इसमें तो कई सारे सर्कल आ सकते हैं, बहुत सारे सर्कल आ सकते हैं, इतने सर्कल आ सकते हैं जिनको अपन जानते तक नहीं है। ठीक है, लेकिन इधर जो सर्कल आएगा वो सर्कल आएगा जिसकी रेडियस क्या दे रखी है? 1 दे रखी है। क्लियर? चलो ये समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट, एक्स इज ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स इज रेक्टेंगल इन द प्लेन। ठीक है, आप समझिए। अब देखो रेक्टेंगल और ट्राइंगल, ठीक है, रेक्टेंगल और ट्राइंगल में तो कोई कनेक्शन है ही नहीं। ठीक है, क्यों कनेक्शन नहीं है, चीज को समझो। रेक्टेंगल बनता है सही मायने में क्वाड्रिलेटरल से। ठीक है, मतलब 4 साइड्स होनी चाहिए और आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और साथ के साथ पैरेलल भी होती हैं। अब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और साथ के साथ, ठीक है, लेंथ और विड्थ, ये एंगल 90 होगा और रेक्टेंगल की डेफिनेशन सही मानो तो लेंथ इज ग्रेटर देन विड्थ, ये और होता है। ठीक है, ये और कंडीशन है। लेंथ विड्थ से क्या होता है, बड़ा होता है। तो चलिए कुछ ऐसी डेफिनेशन होती है। यहाँ पर ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। तीनों साइड्स आपस में ज्वाइन कराते हैं, तो ये 3 साइड से मिलकर के बनी हुई शेप, ये 4 साइडों से मिली हुई शेप, तो इनका तो आपस में कोई कनेक्शन है ही नहीं, इनके आपस में तो कोई कनेक्शन है ही नहीं। इसका मतलब ये भाई इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंट सेट है और ये डिफरेंट सेट है। ठीक है, दोनों के एलिमेंट्स ही आपस में क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, क्लियर। चलो अब बढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन और एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। ठीक है, इसने बोला है एक समतल में कई सारे ना ट्राइंगल्स हैं। अब ट्राइंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं भाई, इसके अंदर ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं, इक्विलेटरल भी हो सकते हैं, ऐसे जिनकी साइड्स कैसी हो, तीनों बराबर हो। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी 2 साइड्स बराबर हो, यस और नो। ऐसे भी हो सकते हैं तीनों साइड्स डिफरेंट डिफरेंट हो, क्लियर है। ऐसा भी हो सकता है वो राइट एंगल हो, ठीक है, ट्राइंगल हो। ऐसे कई सारे ट्राइंगल्स हो सकते हैं। इधर से फोकस किया गया है किस पर, इक्विलेटरल पे, मतलब जिसकी तीनों साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। समझ पा रहे हो, इसका मतलब इसके अंदर इक्विलेटरल ऑलरेडी बैठा हुआ है, इसके अंदर इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल के अलावा भी बहुत कुछ है। ठीक है, मतलब ये बड़ा सेट है, ये सुपर सेट है। ये कैसा सेट है, इससे छोटा सेट है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल डिफाइन है कि मतलब पहला वाला जो पार्ट है, पहला जो सेट है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सेट है, वो सबसेट हो जाएगा उसी प्लेन के अंदर बनने वाले सभी ट्राइंगल्स का। क्लियर है, ये बात समझ में आई होगी सबको। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, x इज एन इवन नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, मैंने आपको समझाया था, नंबर्स को बहुत डिटेल बताया बच्चों मैंने। इंटीजर्स, इंटीजर का मतलब होता है नॉन डेसिमल वैल्यूज। ठीक है, अच्छा, नॉन डेसिमल वैल्यूज का मतलब आप समझते हो ना, ऐसी वैल्यूज जो डेसिमल्स इनके साथ नहीं आता है। तो आप अगर मैं इस जगह लिखना चाहूँ, नंबर लाइन पे लिखना चाहूँ, तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा। देखो ये 0 हो गया, 0 के बाईं तरफ नेगेटिव आ जाते हैं और दाहिनी तरफ क्या आ जाएंगे, राइट साइड में क्या आ जाएंगे, नेगेटिव इनफाइनाइट हो गया। और ये यहाँ से अगर देखूं तो सभी के सभी कैसे हैं, पॉजिटिव। यस और नो, क्लियर। अब इसने बोला है कि ना इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, इवन नेचुरल नंबर। पहली बात तो है ना नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, और इसमें भी इवन कौन कौन से, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। तो सोच के देखो ये जो सेट है ये इसके अंदर कहीं ना कहीं आ रहा है। ठीक है, ये इसका सुपर सेट हो गया। तो इसका मतलब ये क्या चीज है बताओ, सबसेट है। क्लियर है, यस और नो। देखो सेट अगर बना के दिया है तो सबसेट है, और सिर्फ एलिमेंट्स दिए तो वो एक सिर्फ क्या है, बिलोंग्स टू का साइन आता है। क्लियर, ये बात अपने दिमाग में रखना। चलिए दिक्कत नहीं होगी, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या करें आपसे, सेकंड, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इनको देखिए, फिर ये एग्जामिन करना है कि ये जो लिखा है वो सही है या गलत है। ठीक है, अच्छा उसका रीजन वगैरह कुछ देना है क्या, ठीक है, चलो रीजन भी दे देंगे इस जगह से। इसने बोला है a, b करली ब्रैकेट के अंदर एक सेट है। ठीक है, ये सबसेट नहीं है b, c, a का। अब आप खुद एनालिसिस करिए, इसके अंदर a, इसके अंदर a, इसके अंदर b, इसके अंदर b, सेट बना हुआ है, ये सबसेट है। सही मायने में ये नहीं होना चाहिए सिंबल, ये रॉन्ग है। ये कैसा है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, एक्चुअलिटी में है तो देखो मैं कहूंगा, देखो a, b, a, b a, b बिलोंग्स टू ये। अब या फिर ऐसे बात करूं, a बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a, b हो जाएगा, और b बिलोंग्स टू a, b एज वेल एज साथ के साथ अगर मैं बात करूं आपसे, a बिलोंग्स टू b, c, a और b बिलोंग्स टू b, c, a। मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो ये जो बात मैंने आपके सामने लिखी है इसको और शॉर्ट एंड स्वीट करना चाहें तो मैं ऐसे लिखूंगा, पहले सेट के दोनों एलिमेंट्स दूसरे सेट के भी एलिमेंट्स हैं। आप बोलेंगे a, b आर ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट, सेट का नाम लिख देना b, c, a। ठीक है, तो इसका मतलब ये सबसेट है,
ये क्या चीज है, सबसेट है। तो मतलब ये केस जो लिखा है वो कैसा है बच्चों, ये कैसा है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। फॉल्स होने का रीजन आप दे सकते हो इस जगह से, क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट अगला, a कॉमा ई सबसेट ऑफ x सच दैट x इज वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, a कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ठीक है, वेरी गुड। अब आप यहां से बोलेंगे सबसेट है क्या, बिल्कुल सही बात है। तो आप बोलेंगे देखो a कॉमा ई, ए इसके अंदर भी है और e इसके अंदर भी है, तो दोनों के दोनों एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो आप कह देंगे इजीली, देखो पहले सेट के दोनों एलिमेंट दूसरे सेट के भी एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट ऑफ a कॉमा ई आर ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ द अदर सेट, और उसको आप लिख देना। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, दैट इज ट्रू, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट 1 कॉमा 2 कॉमा 3 सबसेट ऑफ 1 कॉमा 3 कॉमा 5, ये रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स होने की वजह बता दो, रीजन दे दो, बताओ क्या होगा। रीजन हो सकता है यहां से देखो 2 इसके अंदर तो है, इसके अंदर नहीं है, तो आप बोलेंगे 2 इज नॉट द एलिमेंट्स ऑफ 1 कॉमा 3 कॉमा 5, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट दैट इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस सेट, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें करली ब्रैकेट के अंदर ए, ये बोला गया है कि ये सबसेट है a कॉमा बी कॉमा सी का, तो बिल्कुल सही है, दैट इज ट्रू, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, क्लियर। आप बोल देंगे ए दोनों का ही क्या है, एक एलिमेंट्स है। आगे करली ब्रैकेट के अंदर ए बोला है बिलोंग्स टू द a कॉमा बी कॉमा सी, दैट इज रॉन्ग, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। फॉल्स होने की वजह बताओ। फॉल्स होने की वजह ये है बच्चों कि देखो अगर ये इसका एक एलिमेंट है तो इसको बताए होना क्या चाहिए था, इसको कुछ ऐसा होना चाहिए था, समझ गए। अगर ये इसका एक एलिमेंट होता तो इसको ऐसा होना चाहिए था, क्लियर, इस कंडीशन में होना चाहिए था इसको। और अगर आप इसको एलिमेंट लिखना चाह रहे हैं तो एलिमेंट लिखने वाली कंडीशन में आपको लिखना पड़ेगा ए बिलोंग्स टू दैट। अब ये सही है, अब ये क्या है, अब ये ट्रू है, क्लियर है। और अगर इसको ट्रू मानते हो तो इसको चेंज होना पड़ेगा, इसको क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा, इसको ऐसा होना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, ये बात क्लियर होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट 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 6 x such that x is an even natural number less than 6। बताओ 6 से छोटे even natural number, तो आप सेट बना लो, पहले वाले का सेट बना लोगे इस जगह से, क्या लिखोगे बताओ, इसका नाम ए दे देते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा बताओ, इवन है तो 2 4 और 6 को शामिल नहीं करना क्योंकि 6 से छोटे होने चाहिए। इधर आ जाओ, x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, 36 को डिवाइड करने वाले, इसका मैंने दूसरा नाम दे दिया सेट बी। तो 36 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं तो 1 आ गया, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, आ सकता है 3 से, बिल्कुल, 4 से, बिल्कुल ठीक है, आगे 5 से नहीं कर सकते, 6 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, 7 से नहीं कर सकते, 8 से नहीं कर सकते, 9 से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 आ जाएगा, और उसके आगे फिर 18 आ जाएगा, उसके आगे फिर क्या आ जाएगा बताओ, 36 आ जाएगा, क्लियर। तो ये मैंने आपके सामने है ना वो पर्टिकुलर टर्म्स लिख लिए नेचुरल नंबर जिनसे 36 को डिवाइड किया जा सकता है। तो आप खुद एनालिसिस करिए इस जगह से, बताओ ये सबसेट है कि नहीं। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, रीजन क्योंकि 2 इसके अंदर भी एलिमेंट्स है, तो 2 इज द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, 2 इज द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल्सो 2 इज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, 4 is element of set A and also 4 is elements of set B. That's why you can say that that is true. ये क्या है, ट्रू है, बिल्कुल सही है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। थर्ड आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। इसने बोला है आपके सामने एक सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट्स बड़े अच्छे तरीके से लिखे हैं। एलिमेंट्स दे देता हूं मैं, इस जगह लिख देता हूं बच्चों, देखो क्या एलिमेंट्स हैं, 1 लिखा है, 2 लिखा है, करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है 3,4 लिखा है, और आगे क्या लिख दिया 5। अब एक बात दिमाग में रखना, 3 और 4 एक सेट के अंदर लिखे हैं तो एक एलिमेंट, करली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है, लेकिन आप 3 और 4 को अलग अलग नहीं कर सकते, ये बात दिमाग में रख लेना, 3 और 4 को अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर इसकी कार्डिनलिटी चेक करो बच्चों, कार्डिनलिटी बताओ पहले तो, इससे आपके दिमाग में ना, ये क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पहले बताओ कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सेट। तो बताओ, काउंट करो, 1 2 और ये कंसीडर होगा पूरा 3 और ये कितना हो जाएगा 4। इसमें एलिमेंट्स 4 हैं, इसके एलिमेंट्स कितने हैं बच्चों 4।
ये बात आपको बताएगी कि सच में ना आपको है ना सेट को पढ़ना आया कि नहीं आया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं करली ब्रैकेट के अंदर अगर इन तीनों को इकट्ठा करके डाल देता, दो को और इसको यहां से यहां तक पूरा, ठीक है, तो ये एक एलिमेंट की तरह ही काउंट किया जाता। क्लियर है, ये बात दिमाग में आनी चाहिए। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। ठीक है, अब है ना इन क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, रीजन भी देना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, रीजन की तरफ जाते हैं। देखो इसने बोला है पहला 3,4 सबसेट है ए का। पहली बात तो सेट के फॉर्मेट में है क्या, बिल्कुल पहली बात तो सेट के फॉर्मेट में हाँ सबसेट हो तो सकता है, लेकिन अब चेक और कर लेते हैं इसको। ठीक है, आप देखेंगे इस जगह से 3,4 यहां पर भी किसके फॉर्मेट में था, करली ब्रैकेट में था। मतलब ये उठा करके एज इट इज बाहर लेके आ गए, फिर पूछ रहे हैं ये इसका क्या है बताओ, सबसेट है क्या। अगर इसको सबसेट बनाना है, अगर इसको मुझे क्या बनाना है, सबसेट बनाना है, तो मुझे एडिशनल एक और क्या बनाना पड़ेगा, करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये तब तो सही होता कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता, अब सही होता। अभी क्या है, नाउ द ट्रू, नाउ दैट इज ट्रू, नाउ ट्रू, सही है। लेकिन इस कंडीशन में ये क्या है, रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट है। अच्छा इनकरेक्ट है तो इसका सही क्या होगा, इसका सही होगा बच्चों, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, अब ये इनकरेक्ट है। अगर इसको सही लिखना चाहे तो सही कैसे लिखेंगे, देखो मैं बता देता हूं। अगर इसको सही करना चाहे तो आप बोलेंगे 3,4 बिलोंग्स टू ए। अब सही है, नाउ दैट इज करेक्ट, नाउ करेक्ट। तो इसको दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया कि आप बोले कि देखो सही मायने में करली ब्रैकेट के अंदर 3,4 एक एलिमेंट्स है ए सेट का, एक एलिमेंट्स है, ये सबसेट नहीं है। सबसेट होने के लिए जो एलिमेंट्स दिया जाएगा किसी सेट के अंदर, उसके ऊपर एक और करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, करली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के वो क्या हो जाएगा, सबसेट के फॉर्मेट में होगा। क्लियर है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो मैं इसके सबसेट बना के दिखा देता हूं। अगर आप इसके सबसेट लिखना चाहें बच्चों तो आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम डायरेक्ट खत्म हो जाएगी। ठीक है, बोले सबसेट कैसे बनाते हैं, चलो सीख लो एक बार। हालांकि भले ही है ना इस क्वेश्चन के लिए हमें इतना ना करना पड़े, लेकिन एक बार सीख लोगे तो मेरे हिसाब से आपके डाउट्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सबसेट्स बनाने का तरीका होता है, जितने भी एलिमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं उन एलिमेंट्स को क्या करो, पहले तो ना इंडिविजुअल सेट के फॉर्मेट में लिखो। ये 1, 2, करली ब्रैकेट के अंदर 3,4 एंड देन 5। ठीक है, अब इसके सबसेट बनाना चाहोगे देखो, हालांकि काफी हद तक बढ़ जाएंगे, रीजन है उसका क्योंकि 4 है। तो सबसे पहले तो 1 को लिख लोगे सेपरेट करली ब्रैकेट, फिर दूसरा क्या बनेगा, सेपरेट 2। ठीक है, फिर ये एज इट इज उठाएंगे और इसके ऊपर क्या लगाएंगे, एक करली ब्रैकेट और लगा देंगे ये। ठीक है, फिर इसके बाद 5, फिर ऐसे ही ना क्रम बढ़ेगा, फिर 2 का बनेगा, 1, 2 का बन जाएगा, फिर 2, समथिंग का बनेगा। ऐसे आप बनाना चाहोगे तो काफी हद तक ये क्या हो जाएंगे, आपके बढ़ के आएंगे। उसका रीजन बता देता हूँ, इसमें एलिमेंट्स 4 है तो 2 की पावर 4, ऐसे 16 बनेंगे। क्लियर है। फिर आगे बढ़ा देंगे इसके नेक्स्ट, इन दोनों का पेयर बना लो। तो ये आपके दिमाग में आइडिया लग रहा होगा बच्चों, क्योंकि जब जब सेट बनाए तब तब मैंने एडिशनल करली ब्रैकेट लगाए। ठीक है, सेम 5 और 1 का फिर और पेयर बनाएंगे। ऐसे कितने बन जाएंगे, ऐसे कितने बनेंगे, 16 सबसेट्स बनेंगे। तो जितने 2 के बन गए वो बना लेंगे, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहला हो गया, दूसरा 3,4 एलिमेंट्स है क्या, हाँ ये बात बिल्कुल ट्रू है, दैट इज ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, करेक्ट है, करेक्ट है। और करेक्ट है उसका रीजन दे दो भाई, क्यों है करेक्ट, ये बात बिल्कुल सही है, रीजन दे दोगे आप इसका, क्योंकि एक्चुअलिटी में 3,4 करली ब्रैकेट के अंदर सीधे सीधे क्या करता है, बिलोंग करता है किससे, ए से, क्योंकि ये एज इट इज इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, आ जाओ, हाँ ये बात बिल्कुल ट्रू है, ट्रू है, करेक्ट है, रीजन दे दोगे। देखो ये अभी तक क्या था, इसका एलिमेंट था, अब इस एलिमेंट को क्या बनाना है, सबसेट बनाना है, तो मुझे एक और क्या बनाना पड़ेगा, एक और करली ब्रैकेट लगाने पड़ेगा। ठीक है, अब ये बात क्या है, सही है, दैट इज ट्रू। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, वेरी गुड। ठीक है, आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 1 एलिमेंट है ए का, डायरेक्ट सही है। क्लियर, आगे बढ़ गए, 1 इज सबसेट ऑफ ए, दैट इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। अगर आप इसको क्या करना चाह रहे हैं, अगर आप इसको सेट बनाना चाह रहे हैं 1 को, तो 1 को किस में लिखना पड़ेगा,
करली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, तब ये बात क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तब ये बात क्या हो जाएगी बच्चों, ट्रू हो जाएगी। रीजन आप दे रहे हो इस जगह से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसेट की डेफिनेशन बड़ी क्लियर है। सबसेट की डेफिनेशन ये है कि भैया देखो, एक सेट अगर दूसरे का सबसेट है तो भाई पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे वाले सेट के एलिमेंट होने चाहिए, शर्त है। और जब जब सबसेट लिखा जाता है, सबसेट बनाते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे उनको एक करली ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है। अगर कहीं पहले से करली ब्रैकेट लगा हुआ है तो अगर सबसेट लिखना तो एक एक्स्ट्रा करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये बात दिमाग में रखना, अदरवाइज वो एलिमेंट हो जाएगा। बढ़ गए आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 क्या कह रहा है, ठीक है। अच्छा, हमारा सेट वही रन कर रहा है, तो सेट का नाम मैं पहले लिख देता हूँ। 1,2 था, उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर 3,4 था एंड देन 5 था। ठीक है, चलो बताओ 1,2,5 1,2,5 करली ब्रैकेट के अंदर ए का सबसेट है। ट्रू, करेक्ट 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 करेक्ट। आप क्या लिखेंगे रीजन, आप बोलेंगे 1,2,5 आर ऑल्सो the element of set A, also the element of set A। ठीक है, क्लियर है। चलिए, बिल्कुल सही बात है। 1,2,5 करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स ऑफ ए है, ये रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट है। देखो यहां पर ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल ये सेट को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है। अब ये सेट लिख दिया तो ये पूरा सेट की बात कर रहा है, पूरा सेट इसका एक एलिमेंट नहीं है, पूरा सेट इसका एक एलिमेंट नहीं है। दैट इज इनकरेक्ट, दैट इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। अगर सेट होता तो इसको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता, मुझे एज इट इज मिलना पड़ता। अगर ये ऐसा दे रखा होता आपके क्वेश्चन में, तब ये क्या थी, ये बात क्या थी, ट्रू थी। अब ये बात ट्रू है, अगर ए सेट ऐसा दे रखा है तो अब ये बात क्या होती, ट्रू होती। लेकिन इसका मतलब ये गलत है, ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। करली ब्रैकेट के अंदर 1,2,3 इज सबसेट ऑफ ए। 1,2,3 रॉन्ग, रॉन्ग, इनकरेक्ट। क्यों है इनकरेक्ट, मैंने आपको बताया था। पहली बात तो 3 को अलग ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं अलग कर सकते, क्योंकि 3 किसके साथ है, 4 के साथ एक सेट है, वो अलग है ही नहीं। पहली बात तो आप बोलेंगे 3 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्लियर। 3 सही मायने में सेट ए का एलिमेंट है ही नहीं। 3,4 करली ब्रैकेट इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो आपने उसको अलग किया कैसे, पहली बात तो वो सेपरेट है ही नहीं, 3 की कोई प्रेजेंस है ही नहीं, 3 की प्रेजेंस नहीं है। 3,4 करली ब्रैकेट, इसकी एक प्रेजेंस है, ये एक एलिमेंट है, क्लियर है। तो ये बात आप मेंशन कर देना। 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, तो देखो ये बात आप जो लिख रहे हैं 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, बच्चों ये बात रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, इसका मतलब समझो। इसको समझो, असल में पाई का मतलब होता है बच्चों खाली ब्रैकेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है ना, बिल्कुल खाली, एम्प्टी। अगर ये ए का क्या है, एक एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब इसके अंदर ए ऐसा होना चाहिए, इसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। तब उस कंडीशन में ए के अंदर तो बहुत कुछ है, ए के अंदर तो 1 है, 2 है, 3,4 है करली ब्रैकेट के अंदर, और अपने पास क्या है 5 भी है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ये क्या है, इनकरेक्ट, क्लियर। आगे बढ़ गए। 5 सबसेट ऑफ ए, वेरी गुड, दैट इज करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और ये बात तो आप लिख देना भाई, ठीक है। 5 इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके सामने 11th दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाऊंगा इस जगह। इसने बोला है करली ब्रैकेट के अंदर 5, ये सबसेट है क्या ए का, करली ब्रैकेट के अंदर 5 सबसेट है क्या ए का। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, 5 होने का मतलब क्या होता है, करली ब्रैकेट के अंदर 5 होने का मतलब, 5 होने का मतलब समझते हो आप, समझ रहा
5 होने का मतलब होता है बच्चों बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है। और करली ब्रैकेट के अंदर 5 होने का मतलब ये इस तरीके की कंडीशन, इस पे एक और लगा दिया, ये वाली कंडीशन है। अब मुझे आप बताओ, अगर ए के अंदर इसका मतलब मुझे चेक करना चाहिए 5 क्या एलिमेंट है क्या सेट ए का। 5 क्या एलिमेंट है सेट ए का, तो 5 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। 5 सेट ए का एलिमेंट है ही नहीं। जब सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये सबसेट भी नहीं है, तो दैट इज इनकरेक्ट, दैट इज इनकरेक्ट। क्लियर है? तो ये बात आप बड़े प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं। क्लियर? ये बात आप बड़े प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों, ये बहुत जगह पर कंफ्यूजन आता है, इसको मैं आपको और रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, ये बड़ा अच्छा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको मैं और डिटेल बता देता हूं, नोट डाल करके समझें। ए और इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ए किस तरीके का सेट है। इसका मतलब है बच्चों ए एक सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट का मतलब है कार्डिनलिटी क्या होती है? कार्डिनलिटी होती है 0। कार्डिनलिटी क्या होती है? 0। और कहीं ऐसा लिखा हुआ है ए और करली ब्रैकेट के अंदर 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब है ए वो सेट है जिसमें एक एलिमेंट क्या है? 5। तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट है। ये वो सेट है जिसमें एक एलिमेंट है, और वो एलिमेंट कौन है? वो एलिमेंट कौन है? ये एलिमेंट है इसका 5। एलिमेंट कौन है इसका? 5। और इसकी कार्डिनलिटी क्या है? इसकी कार्डिनलिटी बच्चों 1 है। ये बात आपके दिमाग में रहेगी तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। वो डाउट्स आपके क्या हो जाएंगे बच्चों? खत्म हो जाएंगे, अगर आप ये बात दिमाग में रखते हैं तो। ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे से, इस कंडीशन को। ठीक है, देखो सिर्फ इस तरीके से आप नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर 5 लिखेंगे तो इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट, और करली ब्रैकेट के अंदर 5 लिखेंगे तो उसका मतलब होता है ये वो पर्टिकुलर सेट है जिसका एक एलिमेंट कौन है? 5। जिसका एक एलिमेंट कौन है बच्चों? 5। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इन सभी सेट्स के सबसेट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस सेट की बात करता हूं, इस सेट को कुछ नाम दे दो फर्स्ट वाले को। ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। ये आपने कैपिटल ए नाम दे दिया और ये इस तरीके से। तो कार्डिनलिटी बता दो इसकी। एक इसमें एलिमेंट कितना है? एक। नंबर ऑफ सबसेट्स लिखो फटाफट। नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे लिखते हैं बच्चों? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सेट, 2 की पावर 1, दैट इज 2। कितने सबसेट्स हैं? 2। और वो 2 कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? ए एलिमेंट को लिखा और उसके ऊपर क्या लगा दिया? करली ब्रैकेट लगा दिया। और फिर अगला क्या आ जाएगा? 5। ये आपके क्या आ जाएंगे? 2 पर्टिकुलर क्या आ जाएंगे? सबसेट्स आ जाएंगे। ये इसके 2 सबसेट हैं। क्लियर? तो पहला वाला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आप इस तरीके से अगर प्रॉपर करेंगे तो आपके डाउट्स क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? करली ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी, नाम देते हैं इसको बी, करली ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी। तो कार्डिनलिटी क्या होगी इसकी? इसकी कार्डिनलिटी होगी बच्चों 2। क्यों? क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2। नंबर ऑफ सबसेट्स लिखो फटाफट। नंबर ऑफ सबसेट्स लिखो फटाफट। ठीक है, तो सबसेट्स कितने आएंगे? 2 की पावर 2, 4। और वो 4 कौन कौन से हैं? करली ब्रैकेट के अंदर 1, करली ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी, फिर करली ब्रैकेट के अंदर, और फिर अगला क्या आ जाएगा? 5। क्लियर है? ये बात आपके समझ में आई होगी। चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसको समझ लेते हैं जिससे आपके दिमाग में डाउट्स क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ठीक है, किसी भी तरीके का डाउट्स नहीं रहेगा। थर्ड देखो, थर्ड आपके पास वो सेट है, इसका नाम देते हैं कैपिटल सी, whose elements are 1, 2, 3। तो सबसे पहले बताओ नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट पर्टिकुलर सेट, दैट इज 3। नंबर ऑफ सबसेट्स लिखो,
तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या लिखेंगे बताओ इसके अंदर? 2 की पावर 3 8। और अब क्या लिखेंगे इस जगह आगे बताओ? इंडिविजुअली 1 को अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया, 3 को अलग कर दिया। भाई सबको अलग अलग करके लिखना शुरू करें, फिर जब अलग अलग हो जाए तो फिर डबल डबल का पेयर। ठीक है, पेयर आएगा किस किस का? 1,2 का, फिर पेयर आएगा किसका? 2,3 का, फिर पेयर आएगा बच्चों 3,1 का। क्लियर? यहां तक की बात समझ में आ गई? अब आएगा देखो 2 के जोड़े बन गए, अब कितने के बनेंगे? 3 का जोड़ा, तो 1,2,3 एज इट इज आ गया। और उसके आगे जो बचा कुचा कौन आएगा? 5 आएगा। तो काउंट कर लें अगर 8 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब आपने बिल्कुल सही लिखा है इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ सबसेट्स आपके ये बन जाएंगे। क्लियर? चलिए बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उसको देख लीजिए। 4 कह रहा है आपके पास सेट दे दिया है 5। अब 5 का मतलब क्या होता है बच्चों? 5, अब इसका नाम भी 5 है और है ना, इसके अंदर एलिमेंट्स कुछ नहीं है। तो कार्डिनलिटी ऑफ 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्डिनलिटी ऑफ 5 क्या होती है? अगर ऐसा लिखा जाए तो 1 लिखा जाएगा। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आएंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आएंगे बताओ? इसमें कार्डिनलिटी क्या है इसकी? 0। तो 2 की पावर क्या आ जाएगा बताओ? नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आ जाएगा बताओ? नंबर ऑफ सबसेट्स आएगा बच्चों इसका 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 का मतलब 1। और सबसेट्स क्या हो जाएंगे इस जगह से? सबसेट आ जाएंगे बच्चों आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 वापस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये बात आपके समझ में आई होगी। अब बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ठीक है बच्चों, इंटरवल्स मैंने बहुत क्लियर कट बताया। देखो इंटरवल्स में हम लोग है ना 2 तरीके के ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक तो ये और दूसरा कौन सा? ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं ओपन इंटरवल। अच्छा, ओपन इंटरवल का मतलब समझते हो क्या? ओपन इंटरवल का मतलब है कि देखो एंड्स कंसीडर नहीं किए जाएंगे और बाकी का पूरा रेंज कंसीडर किया जाएगा, इस तरीके की कंडीशन में। अच्छा, इसको है ना ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसे। ये दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब एंड्स भी शामिल है और पूरा अंदर का जो इंटरवल है, जो रेंज है, वो भी क्या है? शामिल है। ठीक है, तो इसको बड़े इजीली इसको ओपन इंटरवल कहते हैं बच्चों, ओपन। और इसको क्या कहते हैं? क्लोज। क्लियर? बहुत अच्छे से जानते हैं ये बात, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अब इसको समझ लेते हैं क्या करें। ये कह रहा है एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है x such that x belongs to R और x is greater than -4 and less than equal to 6। आप खुद एनालिसिस करो, x belongs to R हो गया मतलब रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का मतलब सारे नंबर्स हो गए एक तरीके से जो आप पढ़ते हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दें तो एक बार को। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसको आप कैसे लिखेंगे बताओ? आप लिखेंगे कि x किससे बड़ा है? -4 से बड़ा है, -4 से बड़ा है और 6 से छोटा और उसके बराबर है। तो आपने सबसे पहले -4 लिख लेना है, लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट लिख लेनी है, फिर बीच में कॉमा लगा देना है। अच्छा, इसको शामिल करना है क्या -4 को? अगर शामिल नहीं करना, दैट्स व्हाई वी यूज ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल यूज करेंगे? ओपन इंटरवल। अच्छा, यहाँ 6 को इंक्लूड करना है, बिल्कुल इंक्लूड करना है, तो मैंने क्लोज इंटरवल लगा दिया और इसको बोलूंगा इस तरीके से x बिलोंग्स टू ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर है? यस और नो? ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर कहीं आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिले, इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं कहीं, देखो ऐसा बना दिया और फिर इधर लिखा है -4, फिर इधर 6 लिख दिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये साइन भी ओपन इंटरवल को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। फिर बच्चों फर्स्ट हो गया सॉल्व, ये फर्स्ट था हमारा। चलो बढ़ते हैं आगे सेकंड की तरफ। सेकंड मेरे से क्या कह रहा है? सेकंड को जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपने एनालिसिस किया होगा x such that x belongs to real number, x greater than -12 and less than -10। ठीक है, अच्छा देखो इतना मैथमेटिक्स में आप लोग जानते हैं कि देखो नेगेटिव में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती चली जाती है, 12 13 14 15, वो उतनी छोटी होती चली जाती है। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, लोअर लिमिट आपको पता ही है क्या है, -12 है, इधर क्या है, अपर लिमिट -10 है, और एंड्स को शामिल नहीं करना मतलब कौन सा? ओपन इंटरवल। क्लियर है? यस और नो? या लिखा जा सकता है कुछ ऐसे। क्लियर? ये बात भी बिल्कुल सही है। ये सेकंड हो गया। अब बात करते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ? थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड पे फोकस करते हैं। थर्ड कह रहा है x
सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, x 0 से बड़ा है और उसके बराबर है, तो 0 को शामिल करते हुए कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ठीक है, और 7 को शामिल नहीं करना तो मैंने कुछ ओपन इंटरवल, ये सुनो, और 0 और 7 के बीच में आने वाले सभी नंबर्स को शामिल किया जाएगा, ठीक है, क्लियर। एंड द लास्ट वन इज फोर्थ। फोर्थ को ध्यान से देखें, फोर्थ क्या कर रहा है बताओ, फोर्थ कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 3,4 इस इंटरवल के अंदर 3 और 4 दोनों शामिल हैं, ऐसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्लियर। तो मेरे हिसाब से ये आपने चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी। हाँ, आप थोड़ा सा और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप स्कूलिंग लेवल पे हैं तो आप चीजों को और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, इनको है ना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें एंड देन उसको क्या करें, एक्सप्लेन करें। तो ऐसा एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, अगर आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिखेंगे। इसमें तो सिर्फ बोला है कि भाई फॉलोइंग इंटरवल्स को एक बार बता दो, ठीक है, और लिख दो एक बार। तो अगर आप नंबर लाइन पे लिखेंगे तो नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे बच्चों, पहला ही क्वेश्चन था, तो यहाँ आप क्या बनाएंगे, -4 बना लेंगे, ठीक है, इधर बीच में 0 आ जाएगा कहीं, यहाँ पे क्या आ गया 6, तो -4 को इंक्लूड करना है क्या, नहीं इंक्लूड करना, तो यहाँ पे इस तरीके से 6 को इंक्लूड करना है, तो 6 पे शामिल करने वाला, ठीक है। ये पूरा इंटरवल, ये पूरा इंटरवल समझ पा रहे हो, ये पूरा इंटरवल क्लियर। तो ये आपको रिप्रेजेंट कर देता है इसको। तो ये थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं, लेकिन बस ये सिर्फ नॉलेज के लिए है बच्चों। इस पे क्वेश्चन आप बहुत टिपिकल देखें तो ऐसे नहीं बनेंगे, हाँ बनेंगे सब सेट्स के फॉर्मेट में, सेट्स के फॉर्मेट में अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगर आपने एनालिसिस किया तो जो पिछला क्वेश्चन आपने सीखा उसी का जस्ट क्या हो गया, रिवर्स क्वेश्चन हो गया, वाइज वर्सा क्वेश्चन हो गया। अगर आपसे बोला जाए कि देखो -3 से 0, ठीक है, इसके बीच में, अब जब कुछ नहीं बोला है ना बच्चों, तो ये सारा खेल है ना रियल नंबर पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, रियल नंबर पे, ठीक है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को समझना चाहें तो मैं आपके सामने लिखूंगा, देखो ये कुछ कह रहा है -3 से 0। अब -3 से 0 का असल मतलब बताए, कुछ ऐसे है, नंबर लाइन यहाँ -3 बना दिया, यहाँ पे कौन है 0। अब ना तो -3 को शामिल करना है ना 0 को शामिल करना है, दोनों के बीच वाले सभी नंबर्स, ठीक है। ये तो रियल नंबर ही है, पहली बात तो ये बात तो आपके दिमाग पे आना चाहिए। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसके फॉर्मेट में, सेट के फॉर्मेट में। तो पहले सेट का कुछ नाम डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए सेट क्या है, ए, उसमें कुछ एलिमेंट है x, सच दैट, कुछ इस तरीके से कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x एलिमेंट है किसका, रियल नंबर का, ठीक है। और फिर आप उसको डिफाइन करेंगे कैसे, x इज ग्रेटर देन, खुद एनालिसिस करो, ये शामिल है क्या, नहीं है, तो सिर्फ ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0, और इधर कॉमा से सेपरेट कर रखा है, और इसको मैं जगह कंप्लीट कर देता हूं, और इस तरीके से ये जो बनेगा मेरा कौन सा है, सेट है, क्लियर है। तो मैंने ना इस इंटरवल को किसके फॉर्मेट में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, सेट डेफिनेशन फॉर्मेट, बहुत सिंपल है बच्चों। आप सबसे पहले देखिए, रियल नंबर है तो x बिलोंग्स टू r लिखना ही पड़ेगा, x सच दैट, ये बताता है x उस तरीके के सभी एलिमेंट्स हैं जो कि किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर पर, और कहां से कहां कर रहे हैं, -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है, क्लियर। चलिए बारी आती है सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ठीक है, देखें सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको हटा दूं, ठीक है, सेकंड देख लो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये दे रहा है कि देखो कहां से कहां, क्लोज इंटरवल 6,12। तो आप सबसे पहले सेट का कुछ नाम दे दें, बी नाम दे दिया, x उसका एलिमेंट है सच दैट x बिलोंग्स टू r, r का मतलब रियल नंबर, सच दैट x ग्रेटर देन 6 लेस देन 12। अब सोचिए ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज है, क्लोज है तो मुझे इक्वल वाला साइन, इधर भी क्लोज है तो इक्वल वाला साइन, क्लियर है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके सेकंड जो इंटरवल लिखा है 6,12 क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है, क्लियर। बारी आती है आपके पास थर्ड क्वेश्चन की, बड़ा सिंपल बड़ा आसान सा क्वेश्चन है थर्ड, ठीक है। एनालिसिस करिए इसको, थर्ड को देखिए एक बार क्या कह रहा है, बताओ थर्ड कहां से कहां है बताओ। 6 ओपन है, 12 क्लोज है, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे, सी एक पर्टिकुलर सेट है जिसमें x कुछ इस तरीके से है कि x बिलोंग्स टू r और x किससे बड़ा है, 6 से बड़ा है,
12 से छोटा है और 12 को शामिल भी करना है, इंक्लूड भी करना है। और ये मैंने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये मेरे पास कौन सा आ गया बच्चों, थर्ड को मैंने किसके फॉर्मेट में लिख लिया, सेट फिल्टर फॉर्मेट में लिख लिया। बहुत इजी है, आप आराम से इसको समझिए, ठीक है। बस फोकस ये करना है कि देखो अगर ये इंक्लूड है तो इक्वल वाला साइन आ जाएगा, नहीं है तो नॉर्मली इनइक्वलिटी का साइन आएगा, इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। ग्रेटर लेस अपन उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। एंड तो लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बहुत इजी है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 के अनुसार अगर आप देखें तो आपको मेंशन किया गया है क्लोज इंटरवल -23,5 और यहां पर ओपन। तो आप क्या बोलेंगे, ही एक नाम दे दिया सेट का सच दैट उन सभी एलिमेंट्स का x बिलोंग्स टू क्या है, r, आगे x ग्रेटर देन इक्वल टू -23, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू -23 एंड लेस देन 5, क्लियर। और मैंने इसको करली ब्रैकेट से बंद कर दिया और यहां से मैंने इसको अच्छे से समझ लिया, ठीक है। तो बच्चों बड़े आसान क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आपने बस एक ही बात समझनी है, अगर ये शामिल है तो इक्वल वाला, ठीक है, ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है, ठीक है। चलिए बच्चों थोड़ा सा आइडिया देता हूं, अगर कोई बोलता है कि इस जगह से या कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है कि ये जो इंटरवल है, इसका इंटरवल, ठीक है, 6 और 12, तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू करते हैं और जो आता है हमारा क्या कहते हैं, इंटरवल का लिमिट कहते हैं उसको, इंटरवल का क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। तो लिमिट आ जाएगा 12 में से 6 कम कर दें तो 6 आ जाएगा लिमिट, इधर भी 6 लिमिट, इधर कितना है 5 में से -23 कम करेंगे तो 28 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 3, तो उसको लिमिट कहते हैं, अंतर कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा बता दीजिए, सजेस्ट कर दीजिए, ठीक है। द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल्स का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है। बच्चों मैं आपसे जनरली आपको मैंने यूनिवर्सल सेट को समझाया, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है। यूनिवर्सल सेट जब जब आपको कंफ्यूजन क्रिएट करवाए, यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय यू, यू से रिप्रेजेंट करता है, यूनियन अलग चीज है, आगे चल के डिस्कस। और भी आप जरूरी नहीं है यू से रिप्रेजेंट करें, कोई भी नाम दे सकते हैं, एस यूनिवर्सल, ठीक है, ऐसे करके रिप्रेजेंट। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा सेट इन विच ऑल सेट्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। या फिर मैं बात करूं कि देखो यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन देखें, इन विच ऑल सेट्स आर इंक्लूडेड, ठीक है, ऐसे जिसमें सभी सेट इंक्लूड हो सकते हैं, इंक्लूडेड, ठीक है, या सभी सेट उसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है, और जरूरत के हिसाब से तो कंसीडरेबल हैं, ठीक है, इन विच ऑल सेट्स आर कंसीडरेबल, इंक्लूडेड के बजाय कंसीडरेबल, ठीक है, ये वर्ड ज्यादा अच्छा है, कंसीडरेबल, ठीक है, कंसीडरेबल, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है। कंसीडर किए जा सकते हैं, किए जाने योग्य है, ठीक है। अब जरूरत के हिसाब से अपन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे पहला था अ सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, ठीक है। अब पहले वाले क्वेश्चन को अगर मैंने समझा तो है ना, इसने बोला कि मेरे पास है ना राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, ऐसे खूब सारे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, लेकिन है ना इन सभी ट्राइंगल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये सभी ट्राइंगल्स कहीं ना कहीं एक बड़े सेट के अंदर आ सकते हैं। तो मैं उस सेट को क्या डिफाइन करूंगा, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा कि देखो ये जो है, ये जो ट्राइंगल्स है राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है, ये उन सभी ट्राइंगल्स के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, जो कि कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट ऑफ ट्राइंगल्स हो सकते हैं, समझ पा रहे हो। डिफरेंट ऑफ ट्राइंगल्स का मतलब हो गया कि सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स का मतलब इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, इसका यूनिवर्सल सेट आप ऐसा कहेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसे सेट्स रखिए जो इससे कहीं थोड़े से क्या है ज्यादा है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को मैं क्या बोलूंगा, अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। तो एक समतल के अंदर जितने भी ट्राइंगल्स बन सकते हैं, अब जितने भी ट्राइंगल्स बन सकते हैं, तो जितने भी ट्राइंगल्स बन सकते हैं, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे कैसे लिख सकता हूं भाई, इक्विलेटरल भी शामिल है इसके अंदर, समबाहु भी, ठीक है, इक्विलेटरल,
ठीक है, मैं लिख रहा हूँ ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स भी आ जाएंगे, उसके अंदर आपके आइसोसेलेस भी आ जाएंगे, उसके अंदर आपके स्केलेन भी आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके मैं ना लिखे जा रहा हूँ कंटिन्यूअसली कई सारे। ठीक है, तो रेक्टेंगल भी है इसी के अंदर, ऑब्ट्यूज एंगल भी है। तो एक तरीके से बात करूं, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर जाएगा। इसका काम कर जाएगा यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि भाई जो पर्टिकुलर सेट आपको दे रखा है वो इंक्लूड हो जाए उसके अंदर, कंसिडरेबल हो जाए, उससे कहीं एक एलिमेंट भी ज्यादा उसके अंदर दे रखा है तो वो हमारा कौन सा सेट कहलाने लग जाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाने लग जाता है। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन सब अपने अपने अलग अलग हिसाब से करते हैं। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, अच्छा दूसरा व्यक्ति ऐसे भी कह सकता है कि मैं मेरे हिसाब से यूनिवर्सल सेट क्या होगा इसका, वो कहेगा कि ऑल द 2D शेप्स इन अ प्लेन। यस और नो? अब 2D पॉलीगन्स। ठीक है, अब ये इस तरीके से आपसे कह सकते हैं ऑल द पॉलीगन्स इन अ ट्राइंगल, ऑल द पॉलीगन्स इन द प्लेन। ठीक है, तो वो भी इसके अंदर कंसिडरेबल। तो मतलब बड़ा तो कितना भी बना सकते हो, ऐसा बना दीजिए जिसमें ये कंसिडर हो जाए। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब भी यही हो जाएगा। इसके लिए भी अगर कोई बोले कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसके लिए भी बच्चों क्या पूछे, इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा सेकंड वाले का, तो सेकंड वाले का यूनिवर्सल सेट भी यही कंसीडर किया जाएगा कि भाई अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ऑल ट्राइंगल्स ऑफ प्लेन का मतलब उसमें इक्विलेटरल भी है, आइसोसेलेस भी है, स्केलेंट भी है, राइट एंगल भी है, एक्यूट एंगल भी है, ऑब्ट्यूज एंगल भी है। ठीक है, सारे के सारे कंसिडरेबल है। ठीक है, तो सारे सारे सेट जिस सेट के अंदर आ रहे हैं वो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्लियर है? बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बच्चों, यूनिवर्सल सेट में कंफ्यूज मत होना। अगर एक सेट ए दे दिया है whose elements are 1, 2, दूसरा सेट दे दिया बी whose elements are 3, 4, अगर मेरे से कोई पूछता है कि बताओ इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट बहुत सारे सेट हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे बोलूं कि देखो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, इससे एक एलिमेंट भी ज्यादा आ गया तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्लियर है? तो बस इस बात को समझ लीजिए। अच्छा, बहुत सारे यूनिवर्सल सेट, किसी ने बोला सर 6 लगाते हैं वो यूनिवर्सल होगा, वो भी होगा। ठीक है, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर ये दोनों सेट तो कंसिडरेबल होने चाहिए तो वो यूनिवर्सल सेट है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन द सेट्स A 1, 3, 5, B 2, 4, 6, C 0, 2, 4, 6, 8, which of the following may be considerable as a universal set S for the 3 sets A, B and C? चलिए वेरी गुड। यहां पर है ना आपसे बोला जा रहा है कि देखो आपके पास है ना कुछ सेट्स दे दिए, मैं इनको लिख लेता हूं एक बार। ए सेट्स दे दिया आपके पास 1, 3, 5, आपके पास बी सेट भी दे दिया 2, 4, 6, सी सेट भी आपके पास दे दिया 0, 2, 4, 6, 8। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, may be considerable as a universal set S for all the 3 sets A, B and C। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है देखो आपके पास पहला क्वेश्चन दे दिया है, ये कह रहा है कि देखो ये सेट हैं आपके, इनके लिए, इन सेटों के लिए इनमें से कौन कौन इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ पा रहे हो? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बच्चों, क्वेश्चन बड़ा क्लियर है। ये कह रहा है मेरे पास ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, उनके एलिमेंट दे दिए। वो कह रहा है इन सेट के लिए आप जब इसको रीड करेंगे तो बताइए क्या ये इसमें ए का यूनिवर्सल है क्या, बी का यूनिवर्सल है क्या, सी का यूनिवर्सल है क्या, ठीक है, क्या तीनों का यूनिवर्सल है क्या, ये सभी चीजें आपको बतानी है। ठीक है, तो आप इस जगह फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं इस जगह से। तो पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक एस बना के दे दिया है, अपन चेक करते हैं क्या ये सही है गलत है या फिर अपन इसको चेंज करेंगे। ठीक है, अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में बात करता हूं तो ए के तीनों एलिमेंट्स 1, 3, 5 इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। यस और नो? 1, 3, 5 इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। इसका मतलब ए के लिए एस इज यूनिवर्सल सेट फॉर ए। एस जो है, S2 मैंने नाम दिया है, वो ए के रिस्पेक्ट में तो क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब बी की चेक कर लेते हैं, बी के बारे में क्या बोलेंगे, 2, 4, 6 इसके अंदर एलिमेंट्स है क्या,
आप लिख देना, ऑब्वियस सी बात है। आप बताए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2, 4, 6 आर एलिमेंट ऑफ सेट बी as well as element of set S. That's why we can say that S is universal set for, तो ये जो दे रखा है ये A के लिए भी यूनिवर्सल हो गया और B के लिए भी यूनिवर्सल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन C के लिए, बात कर लेते हैं। ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, सबको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप क्या आंसर करेंगे, देखो A के जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो एलिमेंट्स A के अंदर भी हैं और S के अंदर भी एलिमेंट्स हैं और S के अंदर उससे कहीं ज्यादा भी एलिमेंट्स हैं, दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट कि A का यूनिवर्सल सेट S हो जाएगा, B का यूनिवर्सल भी S हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं C के रिस्पेक्ट में, तो C के रिस्पेक्ट में ये कहानी कुछ गलत साबित होती है। क्यों साबित होती है, देखो आप खुद एनालिसिस करिए, आप इसको बना के भी दिखा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो C है उसके अंदर है ना दो एलिमेंट्स, ऐसा एक एलिमेंट्स 8 इज एलिमेंट ऑफ सेट C एंड 8 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट S। अब जब ये इसका सबसेट ही नहीं है तो फिर सुपर सेट या यूनिवर्सल सेट कहना तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि देखो C 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, इसमें 8 है ही नहीं कहीं। हाँ ये बात तय है कि देखो कुछ एलिमेंट्स ज्यादा हैं, लेकिन है ना जब 8 नहीं है, 8 इंक्लूड नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि S इज नॉट यूनिवर्सल सेट फॉर C। क्लियर है, ये बात आपके दिमाग में आ गई होगी। तो C के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो वो सेट होता है जिसके अंदर सभी सेट क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। तो A के लिए है, B के लिए है और C के लिए नहीं है। तो मैं A और B के लिए तो इसको यूनिवर्सल सेट कह सकता हूँ, लेकिन A, B, C तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब बारी आती है नेक्स्ट, फाई। फाई का मतलब पता है क्या होता है? फाई का मतलब है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड होता है फाई। बच्चों, बहुत सारे बच्चों अभी भी समझ नहीं पाते। फाई का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये बताओ 1, 3, 5, 2, 4, 6, अरे भाई इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि फाई इज नॉट यूनिवर्सल सेट फॉर A, B, C। नहीं है। हाँ मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो आप ये कह सकते हैं कि फाई इज सबसेट ऑफ A, B, C। हाँ मैं कह सकता हूं फाई असल में सबसेट है A का, फाई सबसेट है किसका, B का, फाई सबसेट है किसका, C का। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सही मायने में फाई यूनिवर्सल सेट नहीं है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है इसके अंदर सभी सेट क्या हो, इंक्लूड हो। तो इसके अंदर तो एलिमेंट है ही नहीं, कोई खाली पड़ा है, ठीक है। तो 1, 3, 5 तो है ही नहीं इसमें, 2, 4, 6 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये, ठीक है। बात करते हैं थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से आप बात करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये पूरा आ रहा है, समझो इसको, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। यहां से अपन देखते हैं ना, तो थर्ड वाले केस के अंदर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट बोल दूंगा। देखो थर्ड वाले केस के लिए अगर मैं इसको नाम देता हूं सेट S, तो देखो A सबसेट हो जाता है S का, B भी सबसेट हो गया किसका, S का, और C भी क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, S का। सबसेट समझ रहे हो, मतलब A के जो एलिमेंट्स है 1, 3, 5 इसके अंदर भी हैं, ठीक है। 2, 4, 6 B के एलिमेंट्स भी इसके अंदर हैं, और 0, 2, 4, 6, 8, 10 और आगे भी है 8, ठीक है, वो भी इसके एलिमेंट है। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि S इज सुपर सेट, S इज सुपर सेट भी कह सकते हैं, यूनिवर्सल सेट ज्यादा बेटर रहेगा, यूनिवर्सल सेट फॉर A, B, C। तो A, B, C के लिए तो बताओ यूनिवर्सल सेट कौन सा हो जाएगा, C। ये थर्ड वाला केस आपके लिए सही है, ठीक है। फोर्थ वाला भी इसका यूनिवर्सल सेट नहीं है, तो आप बहुत इजीली मेंशन कर सकते हैं। क्यों नहीं है, देखो नहीं होने की वजह बता देता हूं आपको, कि A के लिए तो वर्क करेगा, A के लिए तो वर्क कर जाएगा,
बी के लिए भी वर्क कर जाएगा, लेकिन सी वाले केस के अंदर 0 इज एलिमेंट ऑफ सी बट 0 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट एस, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट, अपन ऐसा कह सकते हैं इस जगह से कि भाई ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। हाँ, ए और बी के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा लेकिन सी के लिए काम नहीं करेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया ए और बी के लिए तो यूनिवर्सल सेट कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ वाला, लेकिन सी के लिए ये नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे फॉर ऑल द थ्री बोला है, फॉर ऑल द थ्री, समझ पा रहे हो? ऑल द थ्री के लिए मतलब समझ रहे हो, तीनों के लिए तो तीनों के लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों के लिए आपका थर्ड हो जाएगा। मैंने इसको बहुत डिटेल एक्सप्लेन किया बच्चों, ठीक है, एक एक स्टेप को समझाया है और वो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये जो सेशन था हमारा सेट का जो सेकंड पार्ट आता है सबसेट्स, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। उसके ऊपर बेस मैंने क्वेश्चन करवा दिए, आपने उन क्वेश्चंस को देखा होगा अच्छे से, और थोड़ा सा मैंने ना एनसीईआरटी से ऊपर की चीजें बता दी हैं बच्चों, आप इसको अच्छे से करें, ठीक है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अगर सेशन ऐसा है, कोई अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करें, उसको वीडियो को प्लेबैक करें, ठीक है, वापस देखें, ठीक है, उसको 1 बार 2 बार 3 बार देखें, आपको चीजें समझ में आएंगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।